नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेना दिवस के मौके पर सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने पाकिस्तान और चीन पर जमकर हमला बोला है। सेनाध्यक्ष ने कहा कि गलवान घाटी में जो सैनिक मारे गए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु की भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड उत्पादन केंद्र का दौरा किया। उन्होंने देश की पहली स्वदेश में विकसित चालक रहित मेट्रो कार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति को लेकर लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसे 25 जनवरी तक देना होगा। निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन के लिए तैयार है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अपना सुझाव सोशल मीडिया के जरिए साझा करें। विधान परिषद चुनाव को लेकर भाजपा ने 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और लक्ष्मण आचार्य को दोबारा मौका मिला है। वहीं कल ही पार्टी में शामिल हुए अरविंद शर्मा को मौका मिला है। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान के तहत राष्ट्रपति कोविंद ने 5,100,000 रुपए का दान दिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने 1 रुपए, सीएम योगी ने 11 लाख रुपए, शिवसेना ने 1 करोड़ रुपए और मोरारी बापू ने 11 करोड़ का दान दिया है। पटना के कंकड़बाग स्थित गायत्री मंदिर से निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बिहार के पूर्व सीएम सुशील मोदी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में अब कोई बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए किसी भी धर्म के लोग दान कर सकते हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। बैठक में किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को फिर से नकार दिया है। बैठक में किसान संगठनों ने मांग की है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। अब 19 जनवरी को फिर बातचीत होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ बैठक में कहा कि किसान मीडिया में कहते हैं कि सरकार जिद पर अड़ी है, लेकिन हमने किसानों की बातें मान ली, लेकिन किसान एक भी कदम आगे नहीं बढ़े हैं। दूसरी ओर पीयूष गोयल ने एफसीआई से जुड़ी जानकारी दी। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालने से मना करेगा तो रैली रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा कि कानून सरकार ने बनाए हैं, इसलिए वो सरकार से ही बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन जो कमेटी बनी है उसमें कानून को समर्थन करने वाले लोग हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि किसान नेता किसानों को ठंड में तकलीफ देकर उन्हें बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना करना सरकार का मकसद है। ये कानून उसी से जुड़ा है। सरकार बिल में संशोधन करने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में लागू तीनों कृषि कानूनों को कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है। आईएमएफ के प्रवक्ता गैरी राइस ने कहा है कि कानून बिचौलियों की भूमिका को कम करेंगे और दक्षता बढ़ाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने उपराज्यपाल के निवास के निकट प्रदर्शन किया। राहुल ने कहा है कि तीनों कानूनों को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। कृषि कानूनों के विरोध में राजभवन का घेराव करने जा रहे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। पार्टी नए काले कृषि कानूनों के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने नए कृषि कानूनों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। ये किसानों के लिए काला कानून है। इस कानून से बाजार का नियंत्रण कुछ लोगों के हाथों में चला जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक से पीएम मोदी ने फोन पर बात कर उनकी सेहत की जानकारी ली। घायल नाइक का गोवा मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अस्पताल में केंद्रीय मंत्री नाइक से मुलाकात की। कर्नाटक के धारवाड़ में सड़क दुर्घटना में 9 महिलाओं समेत 11 लोगों की जान चली गई है। सूत्रों ने बताया कि लोग टेम्पो में सवार होकर जा रहे थे। उसी दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी। पीएम मोदी ने कर्नाटक के धारवाड़ में सड़क दुर्घटना में लोगों की जान जाने पर दुख जताया है। दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया है। करीब 100 साल बाद नया संसद भवन बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 865 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अहमदाबाद के आर्किटेक्ट विमल पटेल ने नए संसद भवन की डिजाइन को तैयार किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने नेपाली समकक्ष पीएम कुमार ग्यावाली के साथ बैठक की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि ये वार्ता भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक के ढांचे के तहत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईएमसी के नए ब्लॉक के कंस्ट्रक्शन के लिए 29 पेड़ों को काटने की इजाजत दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सेंट्रल इंपावरिंग कमेटी के शर्तों के हिसाब से आईआईएमसी अपनी बिल्डिंग में ब्लॉक, गेस्ट हाउस और हॉस्टल बनाने के लिए पेड़ काट सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 65वें जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड
उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने दोनों प्रदेशों में इस बार बसपा की सरकार बनने का दावा किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ लेने से पूर्व ही बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कोरोना से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 138 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। पैकेज लागू होने के बाद हर अमेरिकी के खाते में करीब 30,000 रुपए आएंगे। पंजाब के सीमा से लगी भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे एक पाकिस्तानी को ढेर कर दिया है। फायरिंग की आवाज सुनकर कुछ घुसपैठिए वापस लौट गए। नॉर्वे में फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले 23 लोगों की जान चली गई है। इनमें से ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे। बता दें कि नॉर्वे में न्यू ईयर से 4 दिन पहले कोरोना वैक्सीन शुरू हुआ था, जिसमें अभी तक 33,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां का विवादित बयान सामने आया। नुसरत जहां ने बीजेपी को कोरोना महामारी से ज्यादा खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमानों के बीच बवाल करवाती है। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मुस्लिमों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवाओं से दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को दिल्ली के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि की भी संभावना है। पंजाब और हरियाणा में ठंड का कहर जारी है। बठिंडा में 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। दोनों राज्यों में कई स्थानों पर सुबह के समय घने कोहरे छाए रहे। इससे दृश्यता कम हो गई और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हिमाचल सरकार ने 1 फरवरी से राज्य में स्कूल खोलने का फैसला किया है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के पहुंचने के बाद कई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। फैसले में कहा गया है कि 5वीं और 8वीं से 12वीं तक स्कूल 1 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। दिल्ली में सड़कों पर बगैर रियर व्यू मिरर बाइक चलाने पर चालान काटा जाएगा। इसके साथ ही कार की पिछली सीट पर बैठने वालों को भी अब सीट बेल्ट लगानी होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी प्रशांत गौतम ने उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान के दोस्त मलेशिया ने पैसे नहीं चुकाने के चलते कोलालमपुर हवाई अड्डे पर पीआईए के बोइंग 770 विमान को जब्त कर लिया है। इस विमान को अदालत के आदेश के बाद जब्त किया गया है। पाकिस्तान मामले को राजनयिक माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए समर्थन मांगा है। टीआरपी घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें पुलिस ने कहा है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ 29 जनवरी तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। पीठ ने मामले में हंसा रिसर्च ग्रुप कंपनी के कर्मचारी को दी गई अंतरिम राहत 29 जनवरी तक बढ़ा दी है। विधान परिषद चुनाव के लिए सपा के अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 18 जनवरी तक चलेगी। 19 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। एनजीटी ने केंद्रीय वन मंत्रालय को प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान को लेकर सख्त निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट का अवैज्ञानिक तरीके से निपटान पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। इसको लेकर 3 महीने के भीतर मंत्रालय स्पष्ट नीति पेश करे। केरल के वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इसमें कल्याणकारी पेंशन में वृद्धि और कई राहत उपायों का प्रस्ताव किया गया है। सदन इस बार सिर्फ 4 महीने का लेखा अनुदान ही पारित करेगा, क्योंकि सरकार का कार्यकाल जल्दी खत्म हो जाएगा। केरल के वित्त मंत्री टीएम थॉमस ने कहा है कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पेंशन राशि बढ़ाकर 1600 रुपए कर दी गई है। वर्तमान में राशि 1500 रुपए है। मंत्री ने कहा है कि 4830 किलोमीटर की सड़क की मरम्मत का काम किया जाएगा। रबड़ धान के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। भूमि सौदा मामले में एनसीपी नेता एक साथ खड़से ईडी कार्यालय पहुंचे। पूर्व मंत्री ने यहां अपना बयान दर्ज कराया। खड़से ने कहा कि वो एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे। ईडी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे को एनसीपी ने बड़ी राहत दी है। पार्टी ने कहा कि मुंडे अभी मंत्री पद पर बने रहेंगे। पार्टी ने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला ने विपक्षी भाजपा नेता पर भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। भारत ने कहा है कि वो लाल सागर और अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक पोतों को लेकर बेहद चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने इस मामले में सुरक्षा परिषद से तत्काल ध्यान देने का अनुरोध किया है। यहाँ यमन नौबहन को लेकर खतरा बन रहा है। वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच सेंसेक्स 549 अंक टूट गया। सेंसेक्स 49,034.67 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 161 अंक के नुकसान के साथ 14,433 अंक पर बंद हुआ। टेक महिंद्रा के शेयरों में सबसे अधिक करीब 4% की गिरावट आई। तमिलनाडु में वर्षा से प्रभावित किसानों को समुचित मुआवजा मिलेगा। सीएम के पलानीस्वामी ने कहा कि थमिराबरानी नदी अब भी उफान पर है। उससे सटे क्षेत्र पानी में डूब गए हैं। राजस्व मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया है। गेल ने बाजार से 1040 करोड़ रुपए के शेयरों की पुनर्खरीद करने की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि ये शेयर क्रय कार्यालय के माध्यम से
शेयर धारकों को लाभ पहुंचाना चाहती है। इसके अंतर्गत 150 रुपए के भाव से कुल 6.97 करोड़ शेयर खरीदे जा सकेंगे। रोजबेली ग्रुप के प्रमुख गौतम कुंडू की पत्नी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सुब्रा कुंडू चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं। बता दें कि रोजबेली ग्रुप ने हॉलीडे मेंबरशिप स्कीम के नाम पर लोगों से ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया था। कंपनी ने लोगों को 15,000 करोड़ का चूना लगाया है। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार यूपी और एमपी में धर्मांतरण कानूनों का अध्ययन कर रही है। पटेल ने कहा कि धोखा देकर लड़कियों से शादी करना दंडनीय अपराध होना चाहिए। गुजरात सरकार उचित समय पर निर्णय लेगी और एक कानून लाएगी। बिहार के मधुबनी में जमीनी विवाद में दबंगों ने मकान तोड़ दिया। विरोध करने पर महिलाओं और बच्चों की भी धुनाई की गई। मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हरलाखी दुराचार कांड को लेकर धनेश्वरी महतो ने भारतीय मित्र पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश के राज में किसी भी आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह गया है। सरकार हर आंदोलन को कुचलने में लगी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 274 रन बना लिए हैं। खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया कप्तान टिम पेन 38 और कैमरून ग्रीन 28 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत की तरफ से अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे युवा तेज गेंदबाज टी नटराजन ने सबसे ज्यादा 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वहीं मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने एक विकेट झटके। चोटिल नवदीप सैनी को स्कैन के लिए भेजा गया है। ऑफ स्पिनर नाथन लियोन 100 या उससे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले 13वें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ गावा के मैदान पर उतरते ही ये उपलब्धि हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकी पोंटिंग और स्टीव वॉर्न ने सबसे ज्यादा 168 टेस्ट मैच खेले हैं। ब्रिस्बेन में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में कुछ ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की है। टेस्ट मैच के पहले दिन कुछ दर्शकों ने वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज को गाली दी। इसकी जानकारी ऑस्ट्रेलियाई अखबार के हवाले से दी गई है। तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एलीट ई लीग ग्रुप मैच में मुंबई की सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया। महान बल्लेबाज सचिन का 21 साल का बेटा अर्जुन अब IPL की नीलामी के लिए क्वालिफाई कर लेगा। वेस्टइंडीज के स्पिनर हेडन वॉल्स जूनियर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले 10 जनवरी को उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन बुधवार और बृहस्पतिवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब वे बांग्लादेश के खिलाफ वनडे श्रृंखला नहीं खेल सकेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।